नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आपके पसंदीदा चैनल सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे संविधान के जो आपके मौलिक अधिकार हैं यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बारे में आज हम जानकारी देंगे कि ये जो मौलिक अधिकार हैं ये व्यक्ति के लिए क्यों हैं और ये कहाँ से लिए गए हैं, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में है। तो इन सारी चीजों की जानकारी आज हम आपको इसमें देंगे। अब देखिए, सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार, तो जो मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं वो व्यक्ति के ऐसे अधिकार होते हैं जिसमें व्यक्ति जीवन जीने का अधिकार होता है। व्यक्ति को मतलब अगर वो जन्म लिया है तो उसको ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिससे सम्मान पूर्वक जीवन जी सके, कोई व्यापार कर सके, कुछ भी कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का किसी कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहला है आपका कि जो मौलिक अधिकार हैं कहाँ से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, यानी कि यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। जब भारत का संविधान बन रहा था तो उस समय लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था, और जो 60 देश के संविधान का अध्ययन किया गया था, जिस देश के संविधान की बातें जो अच्छी लगी उसको भारतीय संविधान में ले लिया गया, यानी उसमें जोड़ दिया गया। इसीलिए भारतीय संविधान को उधार का पिटारा भी कहा जाता है। उधार का पिटारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मौलिक चीजें तो है नहीं, अलग अलग देशों से लिया गया है। जैसे कुछ चीजें अमेरिका से, कुछ ब्रिटेन से, कुछ अफ्रीका से। तो ये जो चीजें ली गई हैं, ये सारा वीडियो आपका पीछे पड़ा हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। उसको आप पीछे चैनल पे जाएंगे और देखेंगे प्लेलिस्ट में, उसमें सब ये हमने बताया है, तो उसको आप देखिएगा। अब आगे बात करते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित हैं, यानी कि कुल वैसे 22 भाग हैं। तो 22 भाग में भाग 3 भाग में तीसरे भाग में आपके मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, और जो आर्टिकल है आपका 12 से 35 तक, यानी भाग 3 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है उसमें आपके मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो अब बात करते हैं जो 12 से 35 तक आर्टिकल में मौलिक अधिकारों को बताया गया है, इसे भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? मैग्ना कार्टा होता है कि ये ब्रिटेन में सबसे पहले 1215 के आसपास वहां पर ब्रिटेन के सरकार ने कुछ जनता के पक्ष में अधिकार दिए थे, इसीलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे? संवैधानिक मौलिक अधिकारों को संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे बात करते हैं मौलिक अधिकार। अब देखिए, मौलिक अधिकार जब संविधान बना था तब कुल 7 मौलिक अधिकार थे, और वर्तमान में केवल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। अब जो 7वां मौलिक अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा करके अब वो जो है मौलिक अधिकार ना होकर के वो एक विधिक अधिकार बन गया है, यानी कानूनी अधिकार बन गया है। तो लिखा हुआ है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब, पहले जैसे अगर जो संपत्ति होती थी, व्यक्ति की संपत्ति होती थी, वो चाहे तो सरकार को संपत्ति दे सकती थी, लेकिन अब क्या है कि अगर सरकार को आवश्यकता पड़ी किसी लोक कल्याणकारी कार्य के लिए तो वो संपत्ति ले सकती है। यानी जैसे मान लिया कि कोई आपका खेत है या कोई जमीन है, ऐसी जगह पर है जहां पर कोई सरकारी हॉस्पिटल खोलना है, या कोई रोड अगर पास हो गई है, या रेलवे ट्रैक बनना है, तो वो संपत्ति पहले व्यक्ति की इच्छा पे डिपेंड करता था, लेकिन अब क्या है, व्यक्ति से वो अब ले ली जाती है और उसका केवल मुआवजा दिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि अगला जो हमारा है आपका, अगला है कि जो मौलिक अधिकार हैं
मौलिक अधिकार वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो मौलिक अधिकार वो कौन सा है, समता का अधिकार, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में है। यानी कि संविधान के समक्ष, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है, समान हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किसमें, अनुच्छेद 14 में कुछ कहा गया है, कुछ 15 में कहा गया, कुछ 16 में कहा गया, कुछ 17 में कहा गया और कुछ 18 में कहा गया। तो इन सब के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले आप समझिए कि 6 मौलिक अधिकार आपके कौन कौन से हैं। दूसरा बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आपको स्वतंत्रता भी 19 से 22 आर्टिकल में दिया गया है। तो व्यक्ति को वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कहीं पर आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं पर निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी धंधा रोजगार अपनाने की स्वतंत्रता। तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे बात करते, तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी 23 और 24 में क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता है, यानी उससे बिगाड़ नहीं ले सकता है। इस तरीके की बातें आर्टिकल 23 और 24 में कही गई हैं। आगे देखिएगा आपका चौथा कौन सा है, तो यहाँ पर 4 के बारे में बात करेंगे। तो चौथा जो मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता का जो है वो 25 से 28 है। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, उसमें किसी दूसरे व्यक्ति का उस पर दबाव नहीं है कि आप ये धर्म अपनाएं। जिसकी जो अंतरात्मा कहे वो व्यक्ति वो धर्म अपना सकता है और अपने तरीके से, अपने विधि विधान से उसकी पूजा कर सकता है। इसका उल्लेख है 25 से 28 तक। अब बात करते हैं 5वां मौलिक अधिकार कौन सा है, तो यहाँ पर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। यानी 29 और 30 में आपका शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। आगे देखिएगा 6ठा मौलिक अधिकार कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल कौन सा है, 32, यानी अनुच्छेद 32 में अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जो आपको मौलिक अधिकार मिले हैं, तो आप सीधा उसका आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से वहां से 5 प्रकार की रिटें दायर होंगी। तो वो सारी रिटों के बारे में बताएंगे और वहां से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर 6 मौलिक अधिकार आपने देख लिया है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार, समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से 18 में है। समानता का अधिकार पहला मौलिक अधिकार है। तो जो पहला मौलिक अधिकार है इसमें अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष समता, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे जिस पद पे हो, चाहे जो व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, ऊंच नीच, कोई भी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के समक्ष सभी की समानता के साथ उसकी बात कही जाएगी। अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा रहा है, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उस पर एक समान कानून लागू होगा। यहाँ पर किसी प्रकार का यहाँ पर जो है भेदभाव नहीं किया गया। अनुच्छेद 15 में कहा गया धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध, यानी कोई भी व्यक्ति है और उस व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर, उसके नस्ल के आधार पर, उसके जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल आपके 15 में है। सीधा सीधा आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि अभी आपका पेट एग्जाम लगा हुआ है और आपके पेट का नोटिफिकेशन आ गया है, पेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप लोग भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी इसका फॉर्म जरूर भरें और इसका जो है अच्छे से तैयारी करें। और यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से हर सब्जेक्ट की बेहतर से बेहतर तैयारी कराने का प्रयास किया जाएगा और कराया भी जाएगा। आप विश्वास के साथ इस चैनल के साथ जुड़ें और उसका लाभ उठाएं।
आगे बात करते हैं, यहाँ पर राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के लिए समान अधिकारों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आगे देखिएगा, अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 16 में कहा गया लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। यानी लोक नियोजन अवसर के विषय में अवसर की समता कहने का मतलब है कि सभी नागरिकों की अवसर की समानता होगी। यानी कि अगर सरकार द्वारा कोई भी योजना लागू की जाती है या कोई भी योजना लाई जा रही है तो उसका सभी को फायदा मिलेगा। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर उस एग्जाम के लिए आपका उतना क्वालिफिकेशन है तो आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसका उल्लेख आपके आर्टिकल किस में किया गया है? तो सीधा अनुच्छेद 16 में किया गया है, लोक नियोजन अवसर की समता। तो इसी में मतलब आरक्षण का भी इसी में अपवाद है। याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाए कि आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, आप सीधा कहेंगे कि आरक्षण जो है वो किस आर्टिकल में है? 16 में है। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे बात करते हैं, समानता के अधिकार के अंतर्गत सीधा आपका कौन सा आता है? तो 17 अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बहुत सारे जो एग्जाम अभी पेट लगा हुआ है और पेट का फॉर्म जरूर से जरूर फिल कर दीजिएगा और बेहतर तरीके से तैयारी करिएगा और इस चैनल के माध्यम से पूरे विश्वास के साथ जुड़िए और बेहतर से बेहतर तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे अनुच्छेद 17 है तो सीधा कहा गया अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, और आप किसी भी व्यक्ति के साथ कोई छुआछूत नहीं कर सकते हैं कि आप उच्च कुल के हैं, अगला निम्न कुल का है, तो उसके तरीके उसको किसी प्रकार के भेदभाव समाज में करें तो इस तरीके का अगर आप भेदभाव करते हैं तो उसके लिए दंडनीय अपराध है। अगर उसने कोर्ट में अगर कर दिया कंप्लेन तो उसके अपराध की सजा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो सीधा सीधा लिखा गया अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आप किसी के धर्म, जाति, रंग के आधार पर अछूत का भेदभाव नहीं कर सकते हैं, सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना है। आप इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अनुच्छेद 17, इसको अच्छे से समझिएगा। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे, अब देखिएगा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। यानी उपाधियों का अंत कहने का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कि पहले राय साहब है तो इस तरीके की जो है उपाधियां जो ले लेते थे तो उन उपाधियों को अब व्यक्ति नहीं ग्रहण कर सकता है। उनको जो है अब ये आर्टिकल 18 जैसे कि आपका जो है उपाधियां जैसे कि महाराजा, सुल्तान, बादशाह, रहबहादुर, इस तरीके की उपाधियां ली जाती थी, तो अब ये क्या कर दी गई? समाप्त कर दिया गया है। कोई उपाधि अपने मन से नहीं ली जा सकती है। अब जैसे यहाँ पर जैसे भारत रत्न हुआ तो ये भारत रत्न है या पद्म विभूषण है या पद्म पुरस्कार है, तो ये उपाधियां ना होकर के ये क्या है? सम्मान है। और केवल जो है शिक्षा से संबंधित और सेना से संबंधित ही उपाधियां यहाँ पर दी जाती हैं, जैसे ब्रिगेडियर है, प्रताप है, ठीक है, या डिलीट की उपाधि जो शिक्षा के क्षेत्र में है, तो उन्हीं उपाधियों को छोड़ करके बाकी उपाधियां अब ग्रहण नहीं की जाती हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई विदेश में कोई उपाधि ग्रहण भी करता है तो पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है, उसके बाद ही वो उपाधि ग्रहण कर सकता है। तो आपका एक यहाँ पर आपको 18 तक कंप्लीट हो गया है कि 14 से 18 तक समानता का अधिकार के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपका दूसरा मौलिक अधिकार है। दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक यहाँ पर स्वतंत्रता के अधिकार का बात कही गई है। अब देखिए आर्टिकल यहाँ पर अनुच्छेद में 19 के अंतर्गत वर्तमान समय में कुल कितने 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जबकि मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी। तो यहाँ पर जो 7 स्वतंत्रताएं थी, तो पहले देखिएगा यहाँ पर पहला है बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता
और इसी में है क्या, प्रेस की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? प्रेस की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यानी कि मीडिया की जो स्वतंत्रता है इसी आर्टिकल के अंतर्गत है। जो आप लोग यहाँ पर बोलते हैं सरकार के विरोध में, या जो फेसबुक या जो आपका व्हाट्सएप पे जो भी आप जो है कमेंट करते हैं, जो आप बताते हैं कहते हैं, तो वो सब आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल आपके किसमें 19 के अंतर्गत आता है। जो आपके ये स्वतंत्रता दी गई हैं इसमें 19 को छोड़ करके आपकी ये 6 स्वतंत्रता है। सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता या विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता आपके 19A में है। दूसरा है सभा करने की स्वतंत्रता, यानी आप कोई भी सभा कर सकते हैं, लेकिन सभा भी शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, इसका आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तीसरा, आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, जैसे आप कोई भी संगठन बना सकते हैं। बहुत सारे जैसे आपने संगठन देखा होगा, समाज में बहुत सारे लोग मिलकर बना लेते हैं, लेकिन वो जो संगठन है सब नियम कानून के अंतर्गत ही ध्यान में रखते हुए आप कोई भी संगठन बना सकते हैं। आगे देखिए, देश में कहीं पर भी आवागमन की स्वतंत्रता, यानी आप जो है जब लद्दाख से लेकर के आप कहाँ कन्याकुमारी तक आप जो है क्या कर सकते हैं, भारत में भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। आप जो है पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता आपको यहाँ पर दी गई है। और ये भी याद रखेगा 19A B C, इनको जरूर याद रखेगा, इनसे क्वेश्चन आता है सीधा कि 19C में क्या है, 19B में क्या है, 19A में क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से, और 19E में क्या है, किसी भी क्षेत्र में निवास करने की और बसने की स्वतंत्रता। मान लिया आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कहीं भी रह रहे हैं, आगे चल के आप बिहार में रहने लगे तो आप वहां जमीन लीजिएगा और वहां रहने लगिएगा, या आप लद्दाख में जमीन खरीद सकते हैं और वहां रह सकते हैं। तो पूरे भारत में आप कहीं पर भी जमीन लेकर के आप रह सकते हैं, आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल कौन सा है? तो यहाँ पर आपके आर्टिकल 19E में कहा गया है। अब 19 जो F है, संपत्ति का जो अधिकार है, ये आपका अब नहीं है। संपत्ति का अधिकार क्या है कि अभी हमने बताया कि पहले संपत्ति क्या होती थी, आपकी संपत्ति होती थी, यानी चाहे भूमि हो या कुछ भी, अगर सरकार को अगर आवश्यकता होती थी लोक कल्याण के लिए तो आप चाहे तो दे सकते थे, चाहे नहीं दे सकते थे। वर्तमान में क्या है, वो कानूनी अधिकार बन गया है। तो अब क्या है कि सरकार आपकी भूमि ले सकती है। तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना, कोई अस्पताल बनना है, कोई रेलवे ट्रैक बनना है या कुछ और, जहां पर लोक कल्याण की बात आ जाती है वहां पर वो आपकी व्यक्तिगत भूमि को लिया जा सकता है। आगे बात करते हैं, 19G क्या कह रहा है कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता कहने का मतलब है कि आप कोई भी नियम कानून के अंतर्गत कोई व्यवसाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता यहाँ पर दे दी गई है तो कोई अनैतिक व्यापार करने लगे। अनैतिक व्यापार आप समझते हैं ना कि बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कोई शराब का है या अफीम चरस, ये सब जो है अनैतिक व्यापार होते हैं। तो यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, आप कोई भी जो है धंधा रोजगार बिजनेस आप कर सकते हैं। किसी एक व्यक्ति का किसी व्यापार में एकाधिकार नहीं है, चाहे जो व्यापार है। आगे देखिएगा, तो आपको यहाँ इतना समझ में आना चाहिए। आगे बात करते हैं, यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 में है, आपका अनुच्छेद आप क्या कह रहा है, 20 कह रहा है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में कह रहा है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। और 3 प्रकार की स्वतंत्रता आप देखेंगे, सबसे पहले एक अपराध की एक सजा, दूसरा अपराध करते समय जो नियम कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, और तीसरा है स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 3 आपको अधिकार दिए गए हैं, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला है कि अगर कोई आपने अपराध किया है, एक बार आपने सजा प्राप्त कर ली है, तो आगे आपको दोबारा उस अपराध के लिए सजा नहीं मिलेगी। एक अपराध किया है तो उसके लिए एक ही बार सजा का प्रावधान किया गया है आपके इसमें। दूसरा है अपराध करते समय जो कानून बना है, यानी मान लिया कि आज कोई पेन चुराने की सजा आपको 10 रुपए है और पहले कभी रही होगी 500 रुपए या 50 कोड़े
या कुछ और सजा हो सकती है, या भविष्य में और जुर्माना बढ़ा करके कुछ और सजा का प्रावधान किया जा सकता है। तो जो जिस समय आपने कोई अपराध किया है उसी समय उस नियम के अंतर्गत आपको सजा मिलेगी, ना तो भूतलक्षी हो सकता है सजा का प्रावधान, ना ही भविष्य लक्षी हो सकता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जिस समय आपने अपराध किया है उस समय उस अपराध के अंतर्गत जो सजा का प्रावधान है वही सजा आपको दी जाएगी। आगे है आपका तीसरा जो है, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी कि आपको जो है मार मार करके जबरदस्ती आपसे ये नहीं कहा जा सकता है चलो कबूलो कबूलो कि आपकी ने सजा, आपने ही ये अपराध किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अब देखिए अनुच्छेद 21 ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों के लिए है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कहने का मतलब है कि व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार, किसी व्यक्ति से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। यानी कि आपको जीवन जीने का स्वतंत्रतापूर्ण गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। अब वर्तमान में तो गरिमापूर्ण मरने का भी अधिकार दे दिया गया है। यानी आप जो है गरिमापूर्ण जीवन कैसे जी सकते हैं, आपको स्वच्छ जल उपलब्ध कराएगी सरकार, आपको स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है, आपको स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो ये सारी जिम्मेदारी सरकार की है और आपके आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। अब इसी में आप एक इसमें जोड़ दिया गया है कि गरिमापूर्ण अगर जीवन जीने का अधिकार है तो गरिमापूर्ण आपको मरने का भी अधिकार दे दिया गया है। इसमें आपका बहुत डिटेल में है, तो इन्हीं चीजों को अभी फिलहाल आप लोग याद रखिएगा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें है, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। और इसी में आगे आपको आर्टिकल 21A जिसमें है आपका किसका, शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार 21A बाद में जोड़ा गया है और इसमें जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो याद रखना है कि शिक्षा का जो अधिकार है वो क्या है, आपका मौलिक अधिकार है और आर्टिकल 21A के अंतर्गत है। यानी 21 क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है और 21 में क्या है, शिक्षा का अधिकार। तो याद रखना है कि 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क और शिक्षा का अधिकार आपको दिया गया है। यानी कि प्रत्येक बालक को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी 14 वर्ष तक का। लेकिन अब जो आपका जो है नई शिक्षा नीति लागू की गई है तो उसमें भी शिक्षा के अधिकार निःशुल्क की जो है ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे बात करते हैं। अब आगे देखिएगा यहाँ पर, देखिए कि यहाँ पर क्या है, अब आपका ये तो हो चुका है। आगे देखिएगा यहाँ पर कि अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार देखिएगा अनुच्छेद किसमें, 23 में है और 24 में। यानी कुछ 23 में भी कहा गया है, कुछ 24 में कहा गया है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 23 क्या कह रहा है कि मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी व प्रतिबंध। यानी आर्टिकल 23 में सीधा सीधा कहा गया है कि व्यक्ति को जो है दुर्व्यापार नहीं किया जाए। दुर्व्यापार का मतलब होता है कि एक व्यक्ति का जो है उसका क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर बंधुआ मजदूर का मतलब होता है कि उसको जो है आप उसको सुबह शाम तक बेचारे काम करा रहे हैं और उसको किसी प्रकार का ना भोजन दे रहे हैं, ना उससे जो है कोई उसको पारितोष यानी किसी प्रकार का उसको जो पैसा नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप काम लेते हैं तो वो जो है इस श्रेणी के अंतर्गत क्या होगा, अपराध की श्रेणी में होगा। लिखा भी है इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है और ना ही उसको जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती है। इसका उल्लंघन करना एक क्या है, दंडनीय अपराध है। तो इसको याद रखना है। आगे देखिएगा अनुच्छेद 24 बाल नियोजन पर प्रतिबंध। बाल नियोजन का मतलब होता है कि 14 वर्ष तक कम आयु के बालकों को कारखानों में, खदानों या अन्य जोखिम भरे कार्य में नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी जो 14 वर्ष तक का शिक्षा का अधिकार दिया गया है 6 से 14 वर्ष तक, तो 14 वर्ष तक का बालकों से किसी प्रकार का जोखिमपूर्ण कार्य नहीं कराया जा सकता है। कहीं पर आपने देखा होगा कि जो बाल मजदूर होता है जो उसके अंतर्गत आप नहीं कराया जा सकता। पहले आपने देखा होटलों में या जो है अन्य जगह पर जो है छोटे बच्चों को कम पैसे पर रखा जा सकता था, लेकिन अगर इसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसके अंदर सजा का प्रावधान अब कर दिया गया है। इसको भी आपको याद रखना
है। आगे बात करते हैं, तो आगे आप देखिएगा यहाँ पर अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है, गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है, गिरफ्तारी से संरक्षण। तो गिरफ्तारी से संरक्षण यहाँ पर है, तो अपराध के बाद, यानी एक अपराध के बाद है, दूसरा अपराध के पहले। तो अपराध के बाद यहाँ पर दंडात्मक निरोध, यानी अपराध के बाद दंडात्मक निरोध के लिए है, और अपराध के पहले अगर होता है तो निवारक निरोध होता है। आपका देखिएगा इसमें क्या है, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, और 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना पड़ेगा, और अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार दिया गया है। ये 3 है आपके अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, जो जब ये है, और आपका जो है अपराध के पहले निवारण के अंतर्गत, निवारण विरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है, और वारंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को बिना दंड अधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति से ये अगर मालूम चल जाए कि ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं कि ये चल के आगे अपराध कर सकता है, समाज को भड़का सकता है, तो उसको जो है कैद किया जा सकता है 3 महीने के। जैसे आपने देखा होगा कोई नियम कानून या कुछ भी है अगर लागू होने जा रहा है, तो अगर सरकार को ये शक पड़ जाता है कि इस व्यक्ति से समाज में भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं या दिए जा सकते हैं, जनता को भड़का सकता है, तो उसको जो है गिरफ्तार कर सकता है और 3 महीने तक उसको बंद रखा जा सकता है। तो इसको याद रखिएगा, इसका केवल उद्देश्य होता है कि अपराध के पहले, यानी अपराध को रोकना। जबकि इधर क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अपराध कर चुका है तो उसके अंतर्गत ये होते हैं कि उसको 24 घंटे के अंतर्गत पेश करना होता है, और आपका जो है क्या होता है, अपराध बताने का, पूछने का कारण होता है कि भाई आप किस अपराध के लिए आप हमें गिरफ्तार कर रहे हो, और तीसरा है कि मनपसंद वकील करने की का होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका ये हमने आपको बता ही दिया है, वो ऊपर नीचे हो गया है आपका। वही चीज है कि ये पहले पेज पढ़ाना था पहले, तो ये आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये हमने आपको बता ही दिया है। आगे हम बात करते हैं आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो 25 से 28 तक है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो 26 में क्या है आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, और 25 में क्या है, कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता 25 में, और 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यानी इसके अंदर कोई भी व्यक्ति धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व, प्रशासन करने का अधिकार है। यानी आप कोई भी धर्म अगर अपनाते हैं तो आप उस धर्म से सुरक्षा संबंधी सारे नियम कानून का आप जो है उसको पालन कर सकते हैं, कोई भी धर्म हो सकता है। आगे देखिएगा यहाँ पर आप देखिएगा अनुच्छेद 27 क्या कह रहा कि धार्मिक कार्यों के लिए धन कर मुक्त, यानी राज्य किसी प्रकार का जो है ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है कि जो किसी एक धर्म के बढ़ावा देने के लिए हो, क्योंकि भारत में क्या है, धर्म पंथ निरपेक्ष शब्द यूज किया गया है भारत के लिए। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का कोई एक धर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्म क्या है, एक समान है, यहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो सरकार किसी प्रकार का ऐसा कोई टैक्स या कोई ऐसा कर नहीं लगा सकती है जो किसी एक धर्म को बढ़ावा दे, इसको यहाँ पर आपको याद रखना है। आगे देखिए अनुच्छेद 28 क्या, सरकारी खर्च से चलने वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी आपने देखा होगा कोई भी सरकारी अगर संस्थाएं चल रही हैं, शिक्षा संचालित है, तो उसमें किसी एक विशेष प्रकार के धर्म को वहां पर बढ़ावा नहीं दिया जाता, क्योंकि जो सरकारी जो विद्यालय होते हैं उसमें क्या है कि सभी धर्मों के लोग होते हैं, सभी धर्म से आए हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जो है समाज से आए हुए बालक होते हैं। तो उसमें जो सामूहिक रूप से किसी एक विशेष प्रकार के धर्म की शिक्षा वहां पर नहीं दी जा सकती है। ये लिखा भी है, ऐसे शिक्षण संस्थान में अपने विद्यार्थियों किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए किसी धर्म उपदेश को जबरदस्ती सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इसको आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपका 29 और 30 है, और 29 और 30 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। यानी इसके अंतर्गत क्या है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, और केवल भाषा, जाति, धर्म के आधार पर
किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। यानी मान लिया कोई अल्पसंख्यक है, तो अगर उस मतलब अल्पसंख्यक वर्ग है तो उसकी कोई अलग भाषा है, कुछ भी है, तो वो अगर किसी विद्यालय में अगर एडमिशन ले रहा तो उसको जो है एडमिशन लेने से उसको रोका नहीं जा सकता। यानी उसका एडमिशन ऐसा नहीं कहा जाता आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो इस चीजों को यहाँ पर आपको आर्टिकल 29 में कहा गया। अनुच्छेद 30 क्या कह रहा? अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। यानी अल्पसंख्यक अगर वर्ग है तो वो अपने पसंद का शैक्षिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने से किसी भी तरह के भेदभाव नहीं कर सकती। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर कि आपका जैसे देखा होगा कि क्रिश्चियन, या आपने देखा होगा कि जो सिखों के होते हैं, तो इस तरीके के वो अपने बढ़ा सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई जो है हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, हाँ देखिए जैसे मदरसा है, संस्कृत विद्यालय, ये सब चीजें इसी के अंतर्गत आपके आते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर, लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद किसमें है? 32 में है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या कहा जा सकता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? संविधान की हृदय और आत्मा। यानी संवैधानिक उपचारों का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में है और इसे संविधान की आत्मा किसने कहा? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा। और यहाँ पर याद रखना है कि इसी में है मूल अधिकारों का संरक्षण कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं और वहां पर आपको 5 प्रकार की रिटें जारी होती हैं। और 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी होती हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 5 प्रकार की रिटों में सबसे पहले होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, और तीसरा होता है अधिकार परीक्षा, और आपका चौथा होता है प्रतिषेध, और आपका जो है यहाँ पर 5वां कौन सा होता है? उत्प्रेषण। तो ये 5 प्रकार की जो रिटें होती हैं ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती हैं और वहां से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को लागू कराया जा सकता है। तो आज यहाँ पर आज के वीडियो में इतना ही, आपको मौलिक अधिकार हमने बताया है। आगे इसी टॉपिक के हम यहाँ पर प्रश्न सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।